बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल डिफरेंशिएशन का। पिछला जो टॉपिक था, पिछली जो वीडियो थी जिसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ चिक के बारे में पढ़ाया था और पूरी डेवलपमेंट को मैंने दो हिस्सों में आपको डिस्क्राइब किया था। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन को पढ़ना है। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। तो भाई देखें, अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है, इतने सारे सेल्स मौजूद है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री पे जाएँ तो हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स आए कहाँ से? दो सेल्स से, फादर के सेल और मदर के सेल, यानी स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बना जिसको हम कहते थे जाइगोट। सही है, जिसको हम कह रहे हैं जाइगोट। ये एक सेल है डिप्लॉइड। इसकी फर्दर डेवलपमेंट से हमारी पूरी बॉडी बनी है। तो ये एक सेल हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी में कन्वर्ट हो गया। हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो कैसे बने? इस सिंगल सेल से। तो अब इस सेल में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कि हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी को फॉर्म कर लेता है। तो होता क्या है, बेसिकली ये सेल डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद ऑब्वियसली जब ये डिवाइड होगा तो बहुत सारे सेल्स बनेंगे, मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाएगी। लेकिन थिंग इज़ डैट कि सिर्फ डिवाइड होने से काम नहीं चलेगा। अगर ये एक सेल है, डिवाइड हो भी गया, हज़ारों सेल भी बन गए, तो वो सारे सेल तो एक जैसे होंगे। लेकिन थिंग इज़ डैट हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं। तो अब वो जो डिफरेंट टाइप के सेल बन रहे हैं वो सिर्फ डिवीजन से नहीं बन सकते, उनमें क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगी। तो ये जो फिनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिफरेंशिएशन का, ये इसी बात को डिस्क्राइब करेगा कि ये एक सिंगल सेल इतने सारे डिफरेंट टाइप के सेल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे सेल तो सेल डिवीजन से फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स के सेल कैसे बन रहे हैं, यानी यही जाइगोट का सेल जो है नर्वस सिस्टम के सेल्स भी बना रहा है, न्यूरॉन्स बना रहा है, इम्यून सिस्टम के सेल्स भी बना रहा है, आरबीसीज भी बना रहा है, स्किन के सेल्स भी बना रहा है, मसल्स के सेल्स भी बना रहा है, मल्टीपल सेल्स बना रहा है। हर सेल की अलग मॉर्फोलॉजी है, हर सेल की अलग फिजियोलॉजी है, हर सेल का फंक्शन अलग है, काम अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन अगर हम देखें ये सारे सेल सिंगल सेल से ओरिजिनेट हुए, तो यहाँ पे कोई ना कोई मैकेनिज्म तो ऐसा ज़रूर इन्वॉल्व होगा। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है सेल डिफरेंशिएशन का। हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक में पढ़ा था कि भाई होता ये है कि मल्टीपल सेल्स बनते हैं क्लीवेज के बाद, और फिर उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में 3 डिफरेंट लेयर बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। फिर उन डिफरेंट लेयर से डिफरेंट पार्ट्स बन रहे होते हैं। तो बेसिकली यहीं पर डिफरेंशिएशन होती है। अब कैसे होती है हमने ये समझना है, क्योंकि सेल बनेगा तब जाकर उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। हर सेल में अलग अलग फंक्शन, हर सेल की अलग अलग स्ट्रक्चर होगी। अगर ऐसा ना हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में एक ही तरह के सेल हो, तो हमारी बॉडी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएगी। जस्ट लाइक दिस कि भाई अगर आरबीसी है, आरबीसी का फंक्शन अगर हम देखें तो ये होता है कि गैसेस को एक्सचेंज करवाना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंडक्टेंस करवाना, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। तो दूसरे सेल में ये कैपेबिलिटी नहीं होती, दूसरा सेल ये काम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम WBCs देखें तो WBC का काम है डिफेंस प्रोवाइड करना, दूसरे सेल नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमारी बॉडी को डिफरेंट सेल्स की ज़रूरत होती है। सही है। और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स है हमारे पास, डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है और डिफरेंट फिजियोलॉजी है। ये सब किसकी वजह से? ये सब इस वजह से क्योंकि डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट है। अब अगर ज़रा हम देखें होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होती है जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद वो अलग अलग तरह के सेल की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। यानी पहले तो डिवीजन होगी, मल्टीपल सेल्स बनेंगे, फिर उन्हीं में स्प्लिटिंग होगी और उन्हीं में से अलग अलग तरह के सेल्स बन जाएंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि क्यों ऐसा होता है। अगर हम जाइगोट को देखें तो जाइगोट में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 2 सेट होते हैं। 46 में से 23 क्रोमोसोम्स हमें फादर से मिले, 23 क्रोमोसोम्स हमें मदर से मिले, तो 46 क्रोमोसोम हो गए। और इन 46 क्रोमोसोम के अंदर अगर हम देखें तो एक एस्टिमेटेडली कहा गया है कि 33 to 35,000 जीन्स होते हैं। सही है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है, किसी भी ऑर्गन के अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी कोई भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सब कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। अब क्या होता है,
अब होता ये है कि जाइगोट में जब डिफरेंशिएशन हो रही होती है तो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट जीन एक्टिवेट हो जाता है और डिफरेंट जीन डीएक्टिवेट हो जाता है। सही है। तो बेसिकली हुआ क्या, जिस पार्ट में जो कैरेक्टर प्रोड्यूस होना है उस कैरेक्टर का जीन एक्टिवेट होगा और बाकी के जीन डीएक्टिवेट हो जाएंगे। एक एग्जांपल है कि ये जाइगोट है। सही है। अब इस जाइगोट से ये भी बनेगा, इस मसल्स के सेल्स भी बनेंगे, न्यूरॉन्स भी बनेंगे, जस्ट लाइक दैट कि भाई इस जाइगोट में क्रोमोसोम्स है 46। उन 46 क्रोमोसोम में से हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये एजम्पशन है आपको समझाने के लिए, हम ये एज्यूम कर लेते हैं 46 क्रोमोसोम में 35,000 जीन है। सही है। और उन 35,000 जीन में से 3,000 ऐसे जीन है जो कि न्यूरॉन्स के सेल बनाने के लिए चाहिए। तो जिन डिवीजन से न्यूरॉन्स के सेल बनेंगे तो सिर्फ वो 3,000 जीन जो न्यूरॉन्स के सेल बनाने के लिए चाहिए वो एक्टिवेट रहेंगे, बाकी के सारे जो जीन्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और बात, डीएक्टिवेट होंगे जीन, डीएक्टिवेट होगा डीएनए, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, मौजूद रहेगा, लेकिन फंक्शनली एक्टिव नहीं होगा। सही है। फंक्शनली एक्टिव नहीं होगा। जस्ट लाइक दिस कि भाई अगर ये समझ लो कि ये जाइगोट था, ये जाइगोट था, इसके 4 हिस्से थे, जस्ट लाइक दिस कि अब इस 4 हिस्से में अगर इसमें क्रोमोसोम्स हैं तो क्रोमोसोम्स में तो पूरे हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन उन 46 क्रोमोसोम में से जो क्रोमोसोम्स मसल्स के सेल बनाने के लिए चाहिए थे वो मसल्स के सेल में एक्टिवेट हो जाएंगे, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जो क्रोमोसोम्स न्यूरॉन के सेल बनाने के लिए चाहिए थे वो इसमें एक्टिवेट होंगे, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली ये काम हो रहा होता है सेल डिफरेंशिएशन में। अच्छा, अब ज़रा हम इसको समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटली हम इसको समझेंगे कि किस तरह से, और फिर उसके मैकेनिज़्म को समझेंगे कि आखिर क्या ऐसा होता है कि सेल एक ही होता है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स भी होते हैं। अगर ह्यूमन की बात की जाए, उन 46 क्रोमोसोम में से कुछ जीन एक्टिवेट रहते हैं, कुछ जीन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सही है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा होता है? तो सब वजह मैंने आपको बता दी। वजह इसलिए क्योंकि अगर न्यूरॉन्स के सेल बनाने के लिए 4 जीन चाहिए तो सिर्फ वो 4 एक्टिवेट होंगे, बाकी के सारे जितने भी हो, 400 हो, 4,000 हो, 4 लाख हो, वो सब डीएक्टिवेट होंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत न्यूरॉन को नहीं है। सही है। तो अलग अलग कंपार्टमेंट में जब जाइगोट डिवाइड होने लग जाता है तो अलग अलग कंपार्टमेंट से अलग अलग सेल्स बन रहे होते हैं। जस्ट लाइक दिस के जाइगोट से बना एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से बनेगा न्यूरल ट्यूब। सही है। एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बनेगी। तो एक्टोडर्म में के वो पार्ट जिससे न्यूरल ट्यूब बनेगा, उस पार्ट में सिर्फ वो वाला जीन एक्टिवेट रहेगा जिससे न्यूरल ट्यूब बनेगा, बाकी सारे उस पार्ट के जीन जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सही है। इसी तरह से मीजोडर्म है। सही है। मीजोडर्म से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स बन रहे होते हैं। और इसी तरह से एंडोडर्म है। एंडोडर्म से जस्ट लाइक दैट के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनता है। तो उस एंडोडर्म में से जिस पार्ट से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनेगा, सही है, तो उस पार्ट में सिर्फ वो जीन एक्टिवेट होंगे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए, बाकी सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अच्छा, अब एक और बात, एक और क्वेश्चन ये अराइज होता होगा ना कि जस्ट लाइक दिस कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ वो वाला जीन एक्टिवेट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए चाहिए था, तो बाकी सारे जीन और बाकी सारे क्रोमोसोम्स का क्या हुआ? तो वो सेल में रहते ज़रूर है लेकिन डीएक्टिवेटेड रहते हैं। हाँ, डीएक्टिवेटेड है, ख़त्म नहीं हो रहे। तो इसी बात को एक साइंटिस्ट जॉन गर्डन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। उसने किया क्या था, हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं। उसने किया ये कि फ्रॉग का अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम लिया। सही है। अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम का मतलब ये है कि अभी उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, अभी स्पर्म का सेल नहीं आया और उसमें फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन का प्रोसेस अभी नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, ये जो एग का साइटोप्लाज्म था इसको रेडिएशन के ज़रिए एक्सपोज किया और उस रेडिएशन से क्या हुआ, उसका जो न्यूक्लियस था, उसका जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस था वो डिस्ट्रॉय हो गया। सही है। सिर्फ बच गया साइटोप्लाज्म। सही है। तो अब हुआ ये कि अनफर्टिलाइज्ड एग से साइटोप्लाज्म को रिमूव कर दिया गया रेडिएशन के ज़रिए से। क्या बच गया? उस एग में सिर्फ साइटोप्लाज्म बच गया। दूसरी तरफ उसने क्या किया, एक टेडपोल यानी जो अभी डेवलप नहीं हुआ फ्रॉग की बॉडी में, लेकिन फ्रॉग की बॉडी ऑलमोस्ट बन चुकी है, यानी फ्रॉग का एम्ब्रियो, जिसमें से क्या किया उसने, उसके इंटेस्टिनल पार्ट से एक सेल निकाला। सही है। किसमें से? टेडपोल में से इंटेस्टिनल पार्ट में से एक सेल निकाला
और उस सेल का न्यूक्लियस, क्योंकि इंटेस्टिनल सोमैटिक सेल है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड होता है, सही है। तो उस डिप्लॉयड न्यूक्लियस को निकाला और ये जो एग उसने निकाला था, जिसमें से न्यूक्लियस निकाल दिया था, उसमें ले जाकर इम्प्लांट कर दिया, सही है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन होना ये चाहिए था कि जो इंटेस्टिनल सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टीन बनाने के लिए जो जीन चाहिए था वो एक्टिवेट है, बाकी सारे एक्टिवेट नहीं होंगे। लेकिन हुआ ये कि जब इंटेस्टीन का जीन निकाला, इंटेस्टीन का जीन निकालने के बाद जब उसने एग में इम्प्लांट किया उसको, तो हुआ ये कि ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि अब ये जो हमारे पास ये जो डिप्लॉयड ओवा बना था, ये जो सेल था, ये पूरी बॉडी में डेवलप कर गया, यानी इससे टेडपोल बना, फिर फ्रॉग की पूरी बॉडी फॉर्म हो गई। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि इंटेस्टीन का न्यूक्लियस निकाला था। अब इंटेस्टीन के न्यूक्लियस में तो सिर्फ वो वाला जीन होना चाहिए था जो इंटेस्टीन बनाने के लिए चाहिए था, लेकिन इंटेस्टीन के ही न्यूक्लियस से ये पूरी बॉडी डेवलप हो गई, यानी जो काम हम क्लोनिंग में करते हैं वही काम यहाँ पर किया था। तो इंटेस्टीन से पूरी बॉडी डेवलप हो गई। तो इस बात से ये साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन में जीन की एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होती है, जीन ख़त्म नहीं होता, डीएनए ख़त्म नहीं होता, सही है। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया था और इससे ये पता लगा कि सिर्फ एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन होती है। इसी तरह से हैंस स्पेमन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि यूजुअली हमारी सिंध बोर्ड में तो गिवन नहीं है, लेकिन पंजाब बोर्ड में उसका जिक्र है कि उसने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि उसने फ्रॉग का सेल लिया और उसके एक्टोडर्म को निकाल दिया। एक्टोडर्म को निकाल दिया तो हुआ ये कि उसमें से उसको जब डेवलप करवाया गया तो एक्टोडर्म जब निकाला गया तो उसमें से नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि नर्वस सिस्टम बनाने के लिए जो जीन चाहिए था वो कहाँ था? एक्टोडर्म में मौजूद था। जब उसको निकाल दिया तो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन ठीक तरह से नहीं हुई। तो इसी तरह से उसने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन ये चीज़ें जो है ये बात प्रूफ करती हैं कि भाई हर पार्ट में एक डिफरेंट जीन की एक्टिवेशन होती है और जो जीन एक्टिवेट होता है वो उसी पार्ट की फॉर्मेशन करता है। अब ज़रा हम इस मैकेनिज़्म को समझते हैं। मैकेनिज़्म कैसे होती है डिफरेंशिएशन की? देखो भाई, मैकेनिज़्म के लिए होता क्या है, ये जाइगोट का सेल है, ये जाइगोट का सेल डिवाइड होता है। आपको पता है क्लीवेज का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, डिफरेंट एक ही सेल होता है उसमें डिफरेंट ब्लास्टोमेर बन जाते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, आपको एक बात पता है कि जो ओवा का साइटोप्लाज्म होता है, ओवा का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डिफरेंशिएशन करवाता है, सही है। जब हालांकि स्पर्म का साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं होता, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस आता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बाकी सारी चीज़ें बाहर ही रह जाती हैं और फिर डेवलपमेंट होती है। तो जो डेवलपमेंट हो रही है ना, उसमें बेसिकली सबसे मेन किरदार जो है वो एग के साइटोप्लाज्म का है। तो होता क्या है, इस एग के जो साइटोप्लाज्म है इसमें पूरे पार्ट में इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग है, यानी ये जो साइटोप्लाज्म है हर जगह की कंपोजिशन अलग अलग है, सही है। तो हम इसको कहते हैं हेट्रोजाइगस कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब ज़रा कुछ बातें हमने यहाँ पर समझनी है। वो क्या समझनी है कि इसमें जगह जगह पे मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट प्रेजेंट होते हैं। ये मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं? ये करते क्या हैं कि भाई देखो, जब ये डिवाइड होगा ना, सही है, तो एक सेल इधर चले गए, एक सेल इधर चले गए। फॉर एग्जांपल ये वाला जो सेल है यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट मौजूद है जो नर्वस सिस्टम बनाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये उस पार्ट को एक्टिवेट कर देंगे, उस डीएनए को एक्टिवेट कर देंगे। और जिस पार्ट में स्किन का डिटर्मिनेंट गया है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। तो ये इस डीएनए में उस पार्ट को एक्टिवेट करेंगे, उस जीन को एक्टिवेट करेंगे जो स्किन के सेल्स बनाए। समझ आ रही बात? यानी जो एग का साइटोप्लाज्म है उसके पूरी साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन में मॉर्फोलॉजिक या मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद हैं। ये मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट क्या करते हैं, इनके हिस्से में जो न्यूक्लियस आता है या ये जिन न्यूक्लियस के हिस्से में जाते हैं उस न्यूक्लियस को सिर्फ उस डीएनए को एक्टिवेट करते हैं जिससे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी। जस्ट लाइक दिस कि जो एक्टोडर्म के पास आएगा तो वहाँ पर सिर्फ वो वाला डीएनए एक्टिवेट होगा जिससे नर्वस सिस्टम बन रहा है, सही है।
न्यूरल ट्यूब एक्टोडर्म से ही बन रहा होता है ना, और भी बहुत सारे पार्ट्स बनते हैं, लेकिन वो पार्ट एक्टिवेट होगा जिससे नर्वस सिस्टम बन रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डिटर्मिनेंट्स मौजूद है, मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट्स, जो क्या करते हैं, डीएनए की एक्टिवेशन करवाते हैं स्पेसिफिकली। सही है, आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने सेल डिफरेंशिएशन के मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस किया है। आई डू होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से, आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ और आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।